अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की जो वीडियो है वो मैक्स स्कॉलरशिप के हवाले से है। मैक्स आपको पता है कि जापान की वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है। और मैक्स बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होगा कि मैक्स स्टैंड फॉर मैक्स से बनता क्या है। तो मैक्स से मैं आपको आज बता देता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कल्चर, स्पोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ जापान। ठीक है, तो मैक्स से ये बनता है। तो मैक्स की जो स्कॉलरशिप है वो हर साल अनाउंस होती है। और इसमें अप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। वन इज़ द एम्बेसी ट्रैक एंड द सेकंड वन इज़ द यूनिवर्सिटी ट्रैक। तो अभी करंटली जो है वो एम्बेसी ट्रैक ओपन है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशंस आर कंसिडर्ड फॉर बैचलर, मास्टर्स एंड फॉर पीएचडी। तो अगर आपने एफएससी कंप्लीट कर ली है या अगर आपने आपकी इनरोलमेंट हो चुकी है किसी भी बैचलर प्रोग्राम में, तो आप तब भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर बैचलर, और अगर आपकी बैचलर कंप्लीट नहीं भी, अगर आप बिल्कुल लास्ट सेमेस्टर में हैं, सेवन्थ या एट में, तब भी आप इसके लिए अपनी एप्लीकेशन सबमिट करा सकते हैं। और अगर आपका मास्टर्स कंप्लीट हो चुका है तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सिंपल है। अभी एम्बेसी ट्रैक ओपन है और एम्बेसी में आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आपकी इनिशियल स्क्रीनिंग जो है ना वो पास हो जाती है, फिर आगे आपके मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो आपको मैं कंप्लीट गाइड करूँगा कि आपने एप्लीकेशन कैसे सबमिट करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं आपको एम्बेसी के पोर्टल पे ले जाके वहाँ पे फुल आपको प्रोसीजर बताऊँगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो अगर बात की जाए इसकी स्कॉलरशिप की क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं और ये स्कॉलरशिप, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, मेन बात होती है कोई भी स्कॉलरशिप होती है उसके बेनिफिट्स जो है ना वो मायना रखते हैं। क्योंकि अगर स्कॉलरशिप कोई भी है, अगर वो आपको बेनिफिट नहीं दे रही है तो मतलब वो आपके लिए स्कॉलरशिप अच्छी नहीं है। तो अगर इसके स्टाइपेंड की बात की जाए तो स्टाइपेंड ऑलमोस्ट बहुत सारी स्कॉलरशिप जो होती हैं उसमें बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी के जो स्टाइपेंड होता है उसमें वो बहुत वेरी कर रहा होता है, उसमें काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो सब के लिए, बैचलर के लिए, मास्टर्स के लिए और पीएचडी के लिए जो स्टाइपेंड है वो ऑलमोस्ट सेम है। 1,43,000 यन जो है वो बैचलर के लिए है, 44,000 मास्टर्स के लिए, और 1,45,000 यन जो है वो पीएचडी के लिए। तो अगर देखा जाए तो बिल्कुल 1,000 और 2,000 का डिफरेंस है, तो ये इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर ये पीकेआर में अगर ये अमाउंट देखी जाए तो ये 2 लाख समवेयर बिटवीन 50,000 टू 60,000, 2,50,000 टू 60,000 के बीच में ये अमाउंट बनती है। और ये इनफ अमाउंट है आपकी, इसमें वहाँ पे जो एक्सपेंसेस हैं वो मीट भी हो जाएंगे और इसमें आपकी थोड़ी बहुत जो होगा वो आप जो है ना सेविंग भी कर सकते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इस स्कॉलरशिप में लाज़मी अप्लाई करें। अब जो हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की और डेडलाइन की भी बात करेंगे कि इसकी डेडलाइन क्या है। बैचलर के लिए जो डेडलाइन है वो 6 जून है। अभी आपके पास ऑलमोस्ट एक फुल मंथ है। अगर मास्टर्स और पीएचडी की बात की जाए तो आपके पास आपकी जो डेडलाइन है वो 26 है। ठीक है, तो मतलब आपको 26 से पहले-पहले आपके जो डॉक्यूमेंट्स सारे हैं वो एम्बेसी तक पहुँच जाने चाहिए। अच्छा, बैचलर के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनमें सबसे पहला तो एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, वो एम्बेसी के पेज पे गिवन है, उसको टेम्पलेट को सिर्फ आपने क्या करना है, फिल करना है। देन सेकंड वन इज़ मार्कशीट फॉर्म। ये दो डॉक्यूमेंट हैं जो ऑलरेडी एम्बेसी के पोर्टल पे मौजूद हैं, तो हमने क्या करना है, सिर्फ आपने उनको सिर्फ फिल करना है। और उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट देखे जाए तो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स और ट्रांसक्रिप्ट्स आ जाते हैं। अगर आपकी एफएससी भी कंप्लीट नहीं है, आप एफएससी का वेट कर रहे हैं, तो आप होप सर्टिफिकेट की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी में बैचलर के लिए इनरोलमेंट है तो आपने वहाँ से इनरोलमेंट सर्टिफिकेट लेना है। ठीक है, तो वो भी आप जो है ना उसके लिए आपने अप्लाई करना है। होप सर्टिफिकेट मैंडेटरी है अगर आपकी इनरोलमेंट अगर किसी यूनिवर्सिटी में भी है। अगर नहीं है तो आप बगैर किसी इनरोलमेंट सर्टिफिकेट के और बगैर किसी होप सर्टिफिकेट के, इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर एफएससी देन यू कैन अप्लाई। देन उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिकमेंडेशन लेटर भी है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो उसको कंसीडर नहीं करते, लेकिन एम्बेसी जो है वो इसको कंसीडर करती है। रिकमेंडेशन लेटर आपने अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूट से लेने होते हैं जहाँ से आपने प्रीवियस डिग्री कंप्लीट की है। और रिकमेंडेशन लेटर जो है ना एप्लीकेशन में उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। उसमें आप का जो टीचर होता है या अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से या कॉलेज के टीचर से जिसके साथ आपने रिसर्च की है, कोई भी प्रोफेसर है, अगर आपने बैचलर या मास्टर डिग्री की है, अगर आपने एफएससी किया तो आपने कॉलेज के टीचर से लेने। तो उसमें उसने लिखना होता है कि जो स्टूडेंट था ये कैसा स्टूडेंट था। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या इसकी
इसके अंदर इसके पास क्या कौन कौन सी स्किल्स हैं, ठीक है, कौन कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इसने पार्टिसिपेट किया, इस तरह की बातें ना उन्होंने लिखनी होती हैं। तो आपको मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपने रिकमेंडेशन लेटर कैसे लिखना है, ठीक है, उसके अंदर कौन उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ठीक है, और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपने मस्ट इंक्लूड करनी है। तो रिकमेंडेशन लेटर का ये है कि आपने उसको कॉलेज से स्टैम्प विद स्टैम्प, सिग्नेचर विद स्टैम्प, ठीक है, स्टैम्प और सिग्नेचर उसके ऊपर लाजमी होने चाहिए। अगर वो नहीं होंगे तो बेसिस को कंसिडर नहीं करेगी। और नेक्स्ट ये है कि उसको साथ आपने सील करना होता है, एक इन्वेलप के अंदर सील करके फिर उसके ऊपर सिग्नेचर एंड स्टैम्प होनी चाहिए। जो एम्बेसी ने तरीका जो बताया वो ये है। देन उसके बाद आपकी जो प्रीवियस एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर मार्कशीट और डिग्रीज़ आ जाती हैं, सर्टिफिकेट आपके आ जाते हैं। उन सब को आपने अगर अटेस्टेड नहीं है तब भी वो हो जाएंगे, लेकिन बेहतर ये है कि आप उनको अटेस्ट करा लें मुफा से और HEC से। तो ये सिंपल सा एक तरीका है। फिर उसके बाद आपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको आपने अलाइन करना है, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने कैसे उनकी अलाइनमेंट करनी है। वो एक सीक्वेंस के साथ आपने उनको रखना है और पेपर क्लिप के साथ आपने उनको अटैच करना है। फिर उसके बाद जो स्टूडेंट्स, इसके बाद ये होता है कि डॉक्यूमेंट्स आपने एम्बेसी को भेजने होते हैं। जिन स्टूडेंट को इस्लामाबाद एम्बेसी करीब है तो उन्होंने इस्लामाबाद एम्बेसी को डॉक्यूमेंट भेजने हैं। एम्बेसी का एड्रेस ऑलरेडी गिवन है मिनिस्ट्री के पोर्टल पे, तो आपने डॉक्यूमेंट्स TCS करने होते हैं। TCS कर सकते हैं या कोई भी कोरियर सर्विस के थ्रू आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। फिर उसके बाद जो कराची में इंटरव्यू के लिए अपीयर होना चाहते हैं तो वो कराची कंसुलेट में अपने डॉक्यूमेंट भेजेंगे। तो वो आपने भी कोई कोरियर सर्विस यूज़ करनी है उसके थ्रू आप भेज सकते हैं। हैंड सर्विस जो है मतलब आपने बाई हैंड डॉक्यूमेंट वहाँ पे आप नहीं जाके दे सकते, ठीक है। आपने हमेशा कोरियर के थ्रू आपने डॉक्यूमेंट भेजने और कोरियर पे आप एम्बेसी का एड्रेस लिख देंगे तो आपके डॉक्यूमेंट जो होंगे वो एम्बेसी तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद जब आपके डॉक्यूमेंट पहुंच जाते हैं तो एम्बेसी आपको इन्फॉर्म नहीं करती, बस आपको TCS की तरफ से एक मैसेज आ जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है वो उनकी स्क्रीनिंग होती है। जो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको मेल आएगी, जो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट नहीं होंगे उनको एम्बेसी को इन्फॉर्म नहीं करेगी। अगर आपको मेल नहीं आती, 1 मंथ तक हमने वेट करना होता है। अगर आपको मेल नहीं आती तो इट्स मीन आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फुल प्रोसीजर बताऊंगा कि आपने डॉक्यूमेंट्स कैसे जो है ना आपने प्रिपेयर करने हैं। फिर उसके बाद अगर मास्टर्स की बात की जाए और PhD की बात की जाए तो उसके अंदर एक एडिशनल डॉक्यूमेंट है रिसर्च प्लान। रिसर्च प्लान आपने जस्ट लाइक रिसर्च प्रपोजल, आपने एक प्रपोजल बनाना होता है। तो वो प्रपोजल जो होगा वो अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर कोई इस तरह की मतलब आपकी जो फील्ड होगी उसके रिलेटिव होना चाहिए। और मेजर ये है कि आप जो है ना कोई एक कंडीशन ले लें, कोई एक डिज़ीज़ ले लें, ठीक है, वो देखें वो जापान के अंदर जो है ना उसका क्या रोल है, ठीक है। तो इस तरह आप जो है ना जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो आपका बिल्कुल कोई रैंडम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होना चाहिए। तो रिसर्च प्रपोज़ल जो होगा वो भी आपको अगर फॉर्मेट नहीं पता है तो वो मैं आपको बता दूंगा कि आपने कैसे लिखना है। जो जनरल फॉर्मेट होता है वही है कि एक टाइटल होगा, फिर इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथडोलॉजी, उससे पहले आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, फिर उसके बाद मेथडोलॉजी और उसके बाद फिर लास्ट पे एक्सपेक्टेड आउटकम्स, देन लास्ट पे रेफरेंसेस होंगे। तो ये सिंपल सा फॉर्मेट आपने फॉलो कर लेना है और रिसर्च प्रपोजल आपने बिल्कुल अच्छा सा बनाना है। तो आपके डॉक्यूमेंट जो होंगे वो इस तरह शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको, जहाँ पे मैं पूरा फुल प्रोसीजर बताऊंगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।